का नहीं हुआ तो है वहाँ का सीधी का नहीं सबका नहीं चलिए, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? एवरीवन? यस सर, आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। वेरी गुड।
बोर्ड सबको प्रॉपरली क्लियर है, विजिबल है? यस सर, सही है। ओके। लगभग कितने लोग हैं अभी क्लास में? 9 सर। 9 9 लोग। students हैं, sir. Yes. चलिए, हाँ, किसी ने कुछ कहा क्या? तो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना खराब करते हुए, है ना। मेरा नाम मनीष मिश्रा है ना। मैं आप लोगों को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस रिसर्च गेट के एग्जाम में ये दोनों सब्जेक्ट से जो क्यूमुलेटिव कंबाइंड सिलेबस आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस रिसर्च से, ये दो सब्जेक्ट आपको मैं गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंप्लीट कराऊंगा इस मॉड्यूल में, ठीक है। हेडिंग डाल देता हूं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन रिसर्च को अगर कंबाइन देखा जाए और गेट के सिलेबस को अपना आधार माना जाए तो हमें कंबाइन 10 यूनिट पढ़ने हैं, 10 यूनिट, ठीक है। इस 10 यूनिट को ऑफलाइन मोड पे पढ़ने पे अपने को 45 आवर्स लगते हैं, 45 घंटे लगते हैं, और ऑनलाइन मोड पे पढ़ने पे 10 घंटे बढ़ जाते हैं, 55 आवर्स, 55 घंटे अपने को लगेंगे। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड अप करके पढ़ा सकूं, ठीक है। डिपेंड करता है इस बात पे कि आप लोग कितना अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, आप कितना अच्छे से क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाते हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमको 45 से 50 कि 55 कितना घंटा लगेगा। ऑन एन एवरेज 2 घंटा हमको एक क्लास में मिलेगा, तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं 25 क्लास, आज 6 तारीख है, हो सकता है कि ये पूरा अक्टूबर के महीना जो है ये हम लोगों को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन रिसर्च को डेडिकेट करना पड़ेगा। गेट के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो कंबाइंड ये दोनों सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 5 से 7 मार्क्स का है, 5 to 7 मार्क्स, ठीक है। कई ऐसे बार हुआ है कि ज्यादा नंबर का भी आया है, लेकिन हाँ 5 नंबर से कम नंबर का नहीं आता है। 5 नंबर जो है वो आई और OR से 6 आता ही आता है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि जब मैंने ये सब्जेक्ट की तैयारी की थी अपने गेट एग्जाम से पहले 2014 में, तो मेरे को एक बेनिफिट ये हुआ था कि मेरे को अलग से ना एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं करनी पड़ी थी। ये सब्जेक्ट पढ़ के एक बेनिफिट ये मिला था कि एप्टीट्यूड अपने आप प्रिपेयर हो गया था, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ये एंटायरली एप्टीट्यूड बेस्ड है। इनफैक्ट आपको ये तो पता ही है कि आप लोग जो गेट का एग्जाम लिखेंगे दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग में एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये भ्रम बिल्कुल मत पालिएगा कि हम लोग इस सब्जेक्ट में बहुत थ्योरी पढ़ने वाले हैं और थ्योरी लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इट इज अ कंप्लीटली एनालिटिकल सब्जेक्ट, कंप्लीटली एप्टीट्यूड बेस्ड। जिसका एप्टीट्यूड जितना अच्छा है उसको ये सब्जेक्ट को समझने में उतनी आसानी होगी, उतना मजा आएगा और वो उतना आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल वे में इस सब्जेक्ट को डिलीवर करूं, जो कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझा दूं
और इसके साथ साथ आपको इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं और इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे दूं कि अलग से आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ओआर में मेहनत न करनी पड़े। भाई टोटल 10 यूनिट है, मैं 10 के 10 यूनिट का नाम अभी बोर्ड पे लिख दूंगा। वही 10 यूनिट आपके गेट का एंटायर सिलेबस है। पिछले 20 साल के आप पेपर उठा के देख लीजिए, जो 10 यूनिट हम लोग पढ़ेंगे उसके बाहर से कहीं पर भी कुछ भी कभी नहीं पूछा गया आपका। तो आपको मेरे तरफ से फुल डेडिकेशन दिखेगी कि हाँ भैया जितना कंटेंट है मैं अच्छे से कवर करूंगा, एक एक यूनिट को अच्छे से कवर करूंगा। जब तक एक यूनिट नहीं हो जाता तब तक आप लोग मेरे से ये नहीं कहेंगे कि सर कहाँ से क्वेश्चन बनाने हैं, कहाँ से क्वेश्चन लगाएं, कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। एक यूनिट पहले पूरी तरीके से क्लास में हो जाने दीजिएगा। मैं खुद ही आप लोगों को प्रॉपर क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा, आपको उसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना आपको प्रिसाइज और इतना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा कि उसके अंदर में प्रोवाइडेड किए गए क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको डील कर लेंगे। मेरी बात सबको क्लियर है? मेरी आवाज भी क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। तो देखिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च, इसके अंदर में जो हम लोगों को 10 यूनिट पढ़ने हैं वो कुछ इस तरीके से है। द फर्स्ट यूनिट इज, अगर बड़ा लिखना है कुछ लिखना है तो बता देना, वैसे मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा होगा, है ना। द फर्स्ट यूनिट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नोट करते चलिएगा अपनी अपनी कॉपी पे। सेकेंड यूनिट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। थर्ड यूनिट असाइनमेंट प्रॉब्लम। पहला है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तीसरा है असाइनमेंट प्रॉब्लम, चौथा सीक्वेंसिंग मॉडल, सीक्वेंसिंग मॉडल, पांचवा क्यूइंग मॉडल, QUEUING, क्यूइंग मॉडल, नोट करते चलिए। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, सीक्वेंसिंग मॉडल, क्यूइंग मॉडल। छठवा लिखिएगा इन्वेंट्री मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल। सातवां 7 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा PERT एंड CPM, PERT एंड CPM। इन्वेंट्री मॉडल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे PERT एंड CPM, CPM एंड PERT सब एक ही है, ठीक है। आठवां लिखिएगा ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। 9th लिखिएगा फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग। और 10वां लिखिएगा लाइन बैलेंसिंग,
line balancing and work study. Line balancing and work study. सभी ने नोट कर लिया? हाँ ना बोलते रहेंगे यार, है ना, क्योंकि मैं अपने मोबाइल फोन से ये Yes, लेक्चर ले रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो लिखेंगे वो मुझे दिख नहीं पाएगा, है ना। तो जस्ट एक हाँ ना का बीच बीच में रिप्लाई देते रहिएगा। चलिए अब देखो, काम की बात करता हूं, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये तीन जो है ये इस पूरे के पूरे मॉड्यूल का 50 घंटे के लगभग के मॉड्यूल का सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक। और गेट के एग्जाम में इससे उतने क्वेश्चन नहीं आए हैं डेफिनेटली आए हैं और अभी भी आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि भैया एक भी क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का तो हमारे लिए वो टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 टॉपिक है ये बस मैं इतना कह रहा हूं कि काफी लेंथी टॉपिक है। 50 घंटे में से लगभग 20 से 22 घंटा तो ये 3 टॉपिक कंज्यूम करेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक है इनके साथ एक और कंडीशन ये है कि इनको ना एकदम सीरीज में पढ़ना है। जब तक एलपीपी नहीं पढ़ोगे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने का मजा नहीं आएगा, और जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ोगे असाइनमेंट पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तीनों इंटरलिंक है, ठीक है। तो इनको एक सीरीज में ही पढ़ना होता है क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी, और मैं इस चीज को एडमिट करूंगा कि थोड़ा सा कम्बरसम यानी कि डिफिकल्ट ना बोलते हुए बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, आपकी बहुत ज्यादा मेहनत भी खाएगा। तो ये जो 3 टॉपिक है इसको अपन सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। इस 3 टॉपिक के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़े टॉपिक हैं वो ये दोनों हैं, इन्वेंट्री मॉडल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इनको करने में भी हमको लगभग जो है 8 घंटे जो है या 10 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो ये टॉपिक बचते हैं आपके ब्रेक इवन, फोरकास्टिंग, लाइन बैलेंसिंग, वर्क स्टडी, सीक्वेंसिंग, क्यूइंग, ये हार्डली 1 या 2 क्लास के मॉड्यूल्स हैं। मतलब मैक्सिमम 4 घंटा, मिनिमम 2 घंटा कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात, इतनी हमारे पास दूर जाम से क्या हुआ क्या हाँ? कुछ नहीं सर, वो माई फोन की होगा। सॉरी सर। चलो चलो चलो। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि देखो एक सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का ना एक बहुत बड़ा खासियत क्या है कि आपके लिए ना, जैसे मान लो आपको सॉम पढ़ना है तो सॉम पढ़ने के लिए ना आपको थोड़ा सा मैकेनिक्स आना चाहिए। जैसे आपको हीट ट्रांसफर पढ़ना है तो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए। आपको आरएसी पढ़ना है तो थर्मो का बेसिक वाला पार्ट तो एकदम क्लियर होना चाहिए। लेकिन ना इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ना कोई प्री रिक्विसाइट नहीं है, पहले से आपको कुछ ना आता हो, सिर्फ थोड़ा सा आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता है, 2 और 2 4 कैसे होता है, और आपका एप्टीट्यूड है अच्छा, दिमाग थोड़ा खुला हुआ है, तो सब्जेक्ट आपको एकदम खटाखट समझ में आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये सब्जेक्ट में ना कोई भी तरीके का इंटरलिंकेज नहीं है एक्सेप्ट ये 3 टॉपिक को छोड़ दो। मतलब क्या कि जैसे मान लो मैं पढ़ाया किसी दिन क्लास में इन्वेंट्री मॉडल और उसके बाद पढ़ाता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इन्वेंट्री मॉडल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों एकदम इंडिपेंडेंट टॉपिक है। मान लीजिए आपका इन्वेंट्री कंट्रोल का क्लास छूट गया, 3-4 क्लास आपका मिस हो गया, तो ये मत सोचिएगा कि आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके आगे अगर मैंने कोई और टॉपिक स्टार्ट कर दिया तो वो एकदम फ्रेश टॉपिक, एकदम न्यू टॉपिक, वो एकदम आपके लिए इंडिपेंडेंट रहेगा, है ना। क्लास के बाद मैं आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शेयर कर दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे बड़े आराम से मेरे से बात कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी वो सब मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया करूंगा, है ना। अब फ्री टाइम में बस ये नहीं कि सर खाली होंगे चलो चैट कर लेते हैं, ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। क्यों शेयर करूंगा नंबर, आई विल ऑल्सो टेल यू दैट।
तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग जो है पहला यूनिट कोई भी एक इसमें से उठा के स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो चलिए टुडे लेट अस स्टार्ट विथ, क्या स्टार्ट करें, आज का तारीख है 6 तारीख है, तो 6 तारीख है तो लेट अस स्टार्ट विथ इन्वेंटरी मॉडल। ठीक है, इन्वेंटरी मॉडल्स के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए अपनी अपनी कॉपीज में हेडिंग डाल लीजिए, इन्वेंटरी मॉडल। थोड़ा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है भाई, है ना। इन्वेंटरी मॉडल, इसके अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग नाम मिलेंगे, इन्वेंटरी कंट्रोल, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वेंटरी मॉडल, ईओक्यू मॉडल, इस टाइप से अलग अलग इसमें आपको नाम मिलेंगे, बट अल्टीमेटली सब सेम है। ठीक है, अब देखो पहला चीज, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज पढ़ते हैं कि यार थर्मोडायनेमिक्स क्या है, व्हाट इज थर्मल एंड व्हाट इज डायनेमिक्स। ठीक है ना। जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, ये मतलब क्या होता है इस शब्द का, मटेरियल क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, समझते चलिएगा। तो सब्जेक्ट का नाम लिख लिया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च। सवाल ये उठता है कि है क्या ये सब्जेक्ट, क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से आपको फायदा क्या होने वाला है, समझिएगा। देखो क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ, कब हुआ था वर्ल्ड वॉर 1? 1914 में। 1914 में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप सभी लोग MITS से हैं? यस सर। यस सर। एवरीवन, ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, तो वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ, क्या हुआ कि जैसे जब ये जंग वगैरह छिड़ती है ना, वॉर होती है, तो सारा का सारा जो सिस्टम होता है ना, ये डिस्टर्ब हो जाता है। समझिएगा मेरी बात को। जैसे अभी जैसे कोविड आया, तो कोविड आया तो सरकार ने जैसे लॉकडाउन वगैरह कर दिया, तो इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारा व्यवस्था था, हमारा सिस्टम था कि भैया सब्जी वाला जो है सब्जी पहुंचा रहा था, दूध वाला दूध पहुंचा रहा था, या XYZ कुछ भी, आपको कभी बैंक जाना था, आपको कहीं दुकान जाना था, सारा चीजें आपको पता है कैसे ऑपरेट हो रहा है। लेकिन कोविड की वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये एक तरीके का वॉर ही है वायरस के प्रति, चीजें थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गई। जो सप्लाई चेन थी, जहां चीजें हमको मिलती हैं, वो डिस्टर्ब हो गई, और डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हो गया कि जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी है वो इफेक्ट हो गई। वॉर के टाइम पे भी ना एग्जैक्टली ऐसा ही सिनारियो हो जाता है। उस समय देश में जो सरकार है उसकी पहली प्राथमिकता जो है वो आपकी आर्मी या आपकी नेवी या आपका एयरफोर्स, जो आपका डिफेंस है, उसकी तरफ रहता है कि हाँ भैया देखो ये लोग जो है इस समय लड़ रहे हैं, इस समय जान जोखिम में डाले हुए हैं, इनको किसी तरीके का कोई शॉर्टेज, कोई कमी, कोई दिक्कत ना आए, है ना। इनको बेस्ट मेडिकल केयर मिले, इनको अच्छा खाना मिले, इनको टाइम पे चीजें मिले, इनको हथियार प्रॉपर पहुंचा दिए जाएं, इनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे केस में क्या है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको जो है जबरदस्ती उठा उठा के जहां पे लड़ाई हो रही है वहां पे ले जाया जाएगा, ताकि वो सोल्जर्स को टेक केयर कर पाए। और ऐसे में होगा क्या कि कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के अंदर में हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे भी ना सबसे पहले यही हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या हुआ कि जब युद्ध छिड़ा तो जो सप्लाई सिस्टम था, जो किसान खेत में किसानी कर रहा था, ये सब कुछ थम गया। भैया ऊपर से बम गोला गिरेगा, गोलियां चलेंगी, तो आदमी जो है खेत में हल थोड़ी जोतेगा, घर में चुपचाप दबक के बैठेगा, जान बचाएगा अपनी। तो अगर आपका सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है तो सामान जो है मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि डिमांड तो उतना ही है, लोग उतने ही हैं, रोज
ब्रेड उतनी खाएंगे, रोज प्रोडक्ट कंज्यूम उतना ही करेंगे, और अगर सप्लाई नहीं आएगी तो प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी। तो वर्ल्ड वॉर 1 वो समय था जब हम ह्यूमन बींग्स को पहली बार रियलाइज हुआ कि हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो, चाहे वो हमारे द्वारा क्रिएटेड रिसोर्सेस हो, ये हमारे पास अबंडेंस में नहीं है, इतनी मात्रा में नहीं है कि हम इसे मन चाहे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सुनते चलिएगा। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जब देखा कि सबसे पहले खाने की शॉर्टेज हो गई, फूड की शॉर्टेज हो गई, और जो आर्मी है, जो डिफेंस है, उनके पास ही प्रॉपर तरीके से खाना नहीं पहुंच रहा है, तो सबसे पहला काम क्या किया गया कि ये इंश्योर किया गया कि देखो यार, खाना तो ले दे के जितना पहुंच रहा है पहुंच रहा है, अपने को सबसे पहला चीज ये इंश्योर करना है कि ये खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। जितना खाना इस आर्मी को, नेवी को दिया जा रहा है, हमें ये इंश्योर करना है कि इसमें से कोई भी चीज फेंकी ना जाए, कुछ सड़ ना जाए, और जो कंजम्पशन जहां पे जितना होना है वहां पे उतना ही जाए, कहीं पर भी कोई वेस्टेज ना निकले। तो इसके लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज ऑपरेशंस रिसर्च, कि अलग अलग जो भी ऑपरेशंस हो रहे थे, अलग अलग जो भी ऑपरेशंस हो रहे थे डिफेंस सेक्टर के अंदर में, चाहे वो गोला बारूद से लेकर हो, चाहे वो फूड से लेकर हो, चाहे वो वाटर से लेकर हो, चाहे वो फ्यूल से लेकर हो, चाहे वो क्लोथ से लेकर हो, द ऑब्जेक्टिव वाज कि हम जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, हमें ये ध्यान में रखना है कि वहां पर हमें अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल करना है। समझ जाइएगा। अरे मैं आपको किसी दिन घर में आपने देखा होगा कि अगर मम्मी जो है अच्छी सब्जी बना दे, मम्मी बोले कि यार आज मटर पनीर बनी है, ठीक है ना, और आपको मटर पनीर दे दी जाए, मम्मी कहते हैं यार बेटा देखो मटर पनीर सबके हिसाब से बनी है, 1 प्लेट तुमको दे दी गई है। अब ये ना कि बोलना कि 2 प्लेट और ला के दे दो, 1 प्लेट तुमको भर के दे दिया गया है, और तुमको पता है कि यार इसी से मेरे को 4 रोटी चावल वावल सब खाना है, तो आप अपने हिसाब से, आपको कोई सिखाता नहीं है कि कम कम खाओ, होश में खाओ, संभाल के खाओ, आप अपने हिसाब से वो 5 रोटी 4 रोटी जो है मटर पनीर से बढ़िया निपटाते भी हैं, चावल भी बढ़िया खाते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि आपके पास जो रिसोर्स है उसको आप बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर लें। आपका पता नहीं, पर मोस्टली जैसे मेरे टाइम पे, ठीक है ना, अब मोटरसाइकिल मिली है, उसमें पेट्रोल भी डलाना है, दोस्तों के साथ बाहर जाके अपने को टाइम पास करके समोसा चाय भी खाना है, तो पैसे ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी हो जाता था कि हमको पता है कि यार 50 रुपए पेट्रोल भराने के लिए मिला है, तो 30 रुपए का पेट्रोल डलाएंगे, 30 रुपए अपन समोसा खाएंगे। तो उस तरीके से 30 रुपए का तेल डला के गाड़ी को कैसे चलाना है ताकि गाड़ी का एवरेज ज्यादा निकले और हमारा जो यूजेज है वो भी फुलफिल हो जाए। तो दैट इज बेसिकली व्हाट इज ऑपरेशंस रिसर्च, कि जो भी ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ उसके पीछे थोड़ी सी रिसर्च कर दूं, और रिसर्च करके मैं उस ऑपरेशन को इस तरीके से परफॉर्म करूं कि भैया मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसका बेस्ट इस्तेमाल हो जाए। तो ये जो सब्जेक्ट था ऑपरेशन रिसर्च, एक शब्द में अगर मैं बयान करूं तो इसका मतलब है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन उसका मतलब समझते हैं क्या? अरे बोलो यार। यस सर, मतलब जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उसे कम रिसोर्सेज में मतलब यूज करना उसे अच्छे से। सर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना यार ऑप्टिमाइज करके चलो, हर चीज को ऑप्टिमाइज करो, बैलेंस करो, समझ रहे हो ना। अपने को खेलना कूदना भी है, पढ़ना भी है, लफंटरगिरी भी करनी है, सब चीज का मजा लेना है, लेकिन हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। अति सर्वस्व वेद्यते, मतलब ज्यादा जो है वो नहीं करना है, कम भी नहीं करना है, ज्यादा भी नहीं करना है, ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑपरेशन रिसर्च का मतलब है ऑप्टिमाइजेशन, एक शब्द में कहूँ। इसे ही ऑपरेशन रिसर्च को, यही टैक्टिक्स को, यही टेक्निक को, इसी मैथमेटिकल नो हाउ को जब हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेगमेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया। इंडस्ट्रियल सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करने का क्या मतलब है कि देखो, जैसे ना आपने देखा होगा कि अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ,
अब इंडिया में जो स्टील बनाने वाले हैं वो काफी सारे हैं, मतलब एक तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसके पास 10 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, भूषण स्टील, ठीक है ना, और फलाना फलाना छोटे मोटे तो बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं, हर कोई स्टील बना रहा है। अब देखो ये जो स्टील बनाने का जो प्रोसेस है इसके पीछे काफी सारा पैसा लगता है, बड़ा सेटअप लगेगा, करोड़ों रुपया लगेगा, बहुत सारे लोग लगेंगे, बहुत सारी हैवी मशीनरी लगेगी, बहुत सारा रॉ मटेरियल लगेगा, उस रॉ मटेरियल का काफी सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। अल्टीमेटली वो पूरी चीजों को प्रोसेस करके आपको लोहा या स्टील जो है वो प्रोड्यूस करना होता है। और ये जो लोहा स्टील हम प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में इसका दाम भी रेगुलेटेड है। लंदन मेटल एक्सचेंज जो है पहले ही तय कर देता है कि भैया लोहा आप इससे ज्यादा रुपया से ऊपर नहीं बेच सकते, कम में बेच लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा में नहीं बेच पाओगे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये जो बहुत ही हाई लेवल पे कंज्यूम होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, स्टील का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, दुनिया में हर जगह हो रहा है स्टील का इस्तेमाल, सुनते चलिएगा। अब ये जो स्टील है इसको बनाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, तो जहां पर कोई प्रोडक्ट का कंजम्पशन भी हाई है, बनाने वाले भी बहुत सारे हैं, तो होता क्या है कि इस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है ना वो मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है। जैसे देखना कि आज अगर आपको मोबाइल फोन खरीदना है तो 10,000 रुपए अगर आपके जेब में है, आप जाओ फ्लिपकार्ट पे, पता चलेगा आपको कि MI, रियलमी और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी जो है 10,000 रुपए मोबाइल दे रही है, किसी में 6 GB रैम, किसी में 64 GB, 128 GB, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन 10,000 रुपया का जो वो प्रोडक्ट है उसको प्रोवाइड करने के लिए हर वेबसाइट पे 4-5 कंपनियां, 10 कंपनियां भिड़ी पड़ी है, और हर कोई आपको 1-1 रुपया में कुछ कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है। 9,999 में 1 GB रैम एक्स्ट्रा ले जाओ या कुछ कर लो, ऐसा कर लो। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है, और ज्यादा से ज्यादा देना है ताकि मोर एंड मोर कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। तो ऐसा क्या होता है कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका मार्जिन बहुत ही कम हो जाता है, उसका मार्जिन बहुत टाइट होता है कि यार फोन बनाया है 9,999 में दे रहा हूं, मेरे साथ मार्केट में 6 लोग और दे रहे हैं, मैं कैसे इस फोन में एक्स्ट्रा क्या कर दूं, भले ही मेरा प्रॉफिट 2-3 रुपया कम हो जाए, 10 रुपया 100 रुपया कम हो जाए, लेकिन ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर दूं कि मेरा जो है वो बाकियों से ज्यादा बिके, समझिएगा। तो जहां पे ये टाइट मार्जिन वाली बात होती है ना, वहां पे ये कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट के पीछे किसी प्रकार का कोई गलती नहीं कर सकती। अगर जो है MI कंपनी अपना फोन बनाते समय मैन्युफैक्चरिंग के समय पे छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देगा कि भैया मैंने अगर 100 आदमी रखे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर में, 100 आदमी से ये फोन प्रोड्यूस करा रहा हूं, और MI कंपनी उन 100 लोगों को ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक है ना यार तुम अपने हिसाब से प्रोडक्शन करो, तो यार पता चलेगा कि 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं जिसमें 2 घंटा काम करते हैं और 8 घंटे टाइम पास करते हैं। MI कंपनी अगर ये चीज को रेगुलेट नहीं करेगा कि मेरे जो छोटे छोटे ऑपरेशन हैं, चाहे वो मेरे फोन का रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मेरे फोन की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टेस्टिंग हो, चाहे इंस्पेक्शन हो, चाहे पैकेजिंग हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे सेल्स हो, हर जगह पे वो एकदम बारीकी से माइन्यूटली ऑब्जर्व करके अपने ऑपरेशन को अगर एफिशिएंट नहीं बनाएगा तो भैया कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट में छेदा करेगा, सेंट लगाएगा। हर किसी को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंटली करना है ताकि वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेस में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे सके और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। तो ऑपरेशंस रिसर्च को जब हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेगमेंट में एंटर करवा दिया तो वहीं अपन को मिल गया एक नया सब्जेक्ट जिस कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसी 2 सब्जेक्ट को हम लोगों को गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एक शब्द को ध्यान रखिएगा, दैट वर्ड इज ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं 10 के 10 यूनिट, हर यूनिट में ऑब्जेक्टिव हमारा एक ही होगा, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, आप अल्टीमेटली ये समझ पाओगे कि हम लोग उस काम को, उस ऑपरेशन को, उस टास्क को करने का एक एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिकल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेस्ट पॉसिबल तरीका डेवलप करके देंगे। क्लियर है मेरी बात सभी को, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने हेडिंग डाला है इन्वेंट्री मॉडल, है ना। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि इन्वेंट्री क्या होती है, व्हाट इज इन्वेंट्री? स्टॉक, स्टॉक, वेरी गुड। स्टोर करना, स्टोर, स्टॉक, व्हाटएवर यू मे कॉल इट, है ना।
तो क्यों स्टॉक क्यों करना पड़ता है, क्या जरूरत है? सर कमी ना आए, सप्लाई बना रहे सप्लाई चेन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बताया। ठीक है, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे अभी क्या हुआ, लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन में अब सब तो घर बैठे हैं, अब सब घर बैठे हैं, वो भी 15-20 दिन के लॉकडाउन लगे जा रहे हैं, 1-1 महीना 2-2 महीना, काम धाम सब है नहीं कुछ, ना स्कूल जा रहे हैं, ना कॉलेज जा रहे हैं, ना हम लोग पढ़ाने गए, ना कुछ हुआ। ठीक है, घर पे बैठे हैं। अब घर पे बैठे हैं तो इस समय लोगों ने एक काम तो दबा के किया है, लोगों ने पेट भर के खाना जरूर खाया है, बाहर से ला ला के जबरदस्ती ठूस ठूस के दिन भर, हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है ना। तो अब क्या हुआ, जैसे देखो मेरे को पता है कि मेरे घर के पास इतना दुकान है, डेयरी की किराना दुकान ऐसी है छोटी सी, तो अपने को जब भी जो है छोटा मोटा रिक्वायरमेंट हो सामान का, जैसे मैगी वैगी खाने का मन हुआ तो गए भाई, अपना बाइक उठा के फटाक से मैगी ले आए, है ना। इस बीच क्या हुआ कि जो मेरे घर के पास की दुकान थी, मैं उसके पास महीने के एक ड्यूरेशन में 5-6 बार गया होऊंगा, और ऐसा हुआ कि मैंने मैगी मांगी और वो मुझे मैगी सप्लाई नहीं कर पाया। उसने कह दिया भैया खत्म हो गई है, मैगी आ नहीं रही है, या बहुत ज्यादा बिक रही है, वट एवर इज द केस, बट दैट्स व्हाट ही रिप्लाइड। 1 मिनट ना, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो देखो समझना मेरी बात। अब भाई वो दुकानदार ने मेरे को बोला कि मैगी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैगी नहीं खाऊंगा क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मैगी खाने का मन होगा, आप जिस दुकान पे मैगी लेने जाते हैं वहां जाएंगे, मैगी मांगेंगे और वो कह देगा मैगी नहीं, तो क्या करेंगे? उस दिन मैगी नहीं खाएंगे, दूसरी बोलिए। दुकान से खाएंगे सर। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे, गाड़ी उठाएंगे, कहीं और जाके देखेंगे कि उसके यहाँ मैगी है कि नहीं, उसके यहाँ नहीं हो कहीं और जाएंगे, जब तक हिम्मत है तब तक खोज के खाएंगे। ठीक है, देखो होता क्या है, मान लो कि कोई राजेश किराना दुकान है, राजेश किराना वाले के यहाँ पास मैं जाता हूँ, हर बार राशन लेकर आता हूँ, मेरी कोई भी रिक्वायरमेंट जो है अपने ग्रोसरी की, राशनिंग की, वो मैं राजेश किराना स्टोर से ही संपर्क करके खरीद लेता हूँ। अब मैं राजेश किराना वाले के पास गया मैगी लेने के लिए, उसने बोल दिया मैगी नहीं है, तो भैया मैं गाड़ी उठाया, मैं गया दूसरी दुकान महेश किराना वाले के यहाँ। महेश वाले क्या मैं गया, मैंने कहा मैगी दो तो भैया। उसने देखा कि अरे यार नया मुर्गा, नया कस्टमर है ना, पहले कभी मेरी दुकान पे आता नहीं था, ये आज आया है, ग्राहक भगवान के समान है। निकाली उसने मैगी, फेंक के मारा मेरे मुंह पे, ले भाई खा मैगी। मैंने कहा कितना? उसने मेरे को बोला कि 38 रुपए। मैं और खुश हो गया, अरे यार मैं तो राजेश वाले के 40 में खरीदता हूँ, 2 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे। मैंने उसको पूछा भैया क्या है 38 रुपए? कह रहा भैया हम लोग तो सब ऐसे ही हैं, होलसेल में देते हैं, हमारे यहाँ डिस्काउंट रहता है प्रोडक्ट में। तो देखो महेश वाले ने क्या किया कि तुरंत देखा नया
कस्टमर डिस्काउंट देके कोशिश किया इस बात का कि यार ये जो कस्टमर है ये मेरा एक परमानेंट कस्टमर बन जाए। और राजेश वाला जो कि मेरे को मैगी नहीं सप्लाई कर पाया, उसने सिर्फ मैगी के पीछे अपना प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं खोया, उसने एक कस्टमर को रिस्क पर डाल दिया। मतलब कि यार ये कस्टमर था जो लॉयल था, जो उसी के यहाँ से प्रोडक्ट खरीदता था, और उस कस्टमर को उसने किसी और के यहाँ जाने दिया। रिस्क इस बात का है कि यार ये कस्टमर हो सकता है कि उसकी दुकान का ही बन जाए और अगली बार आगे का माल जो भी खरीदे वो वहीं से खरीदे। सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत की वजह से कि वो मैगी जो है उस प्रोडक्ट से स्टॉक आउट हो गया। समझिएगा बात को। मैगी अगर मार्केट में बन ही नहीं रही होती, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा होता, कहीं से कोई दिक्कत आ रही होती और मार्केट में मैगी नहीं है, तो बात समझ में आती है। लेकिन मार्केट में मैगी अवेलेबल है, आपकी दुकान में खत्म हो गई, दूसरे की दुकान में मिल रही है, आपकी दुकान में खत्म हो गई, तो बेटा इसमें आपकी गलती है, इसमें टोटल आपकी गलती है। आपने अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दिया कि हाँ मैगी खत्म हो रही है, मंगा के रख लूं, अगर 0 हो गई है तो बगल वाले की दुकान से 5 पैकेट मंगा के रख लूं, ताकि मेरा जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई कर पाऊं, उसको मैं जरूरत पड़ने पे प्रोडक्ट सप्लाई कर पाऊं। चलिएगा। तो यहां पर अगर इस दुकानदार ने अपने बिजनेस में थोड़ा ध्यान दिया होता और प्रोडक्ट जो था मैगी उसकी इन्वेंट्री को थोड़ा सा मॉनिटर किया होता, थोड़ा सा अपने बिजनेस में ध्यान दिया होता कि मेरे पास कितने ग्राहक आते हैं, कितना कंजम्पशन करते हैं, मैगी की मेरे दुकान में मंथली डिमांड क्या है, मुझे कितना पैकेट मैगी जो है वो अपने पास स्टोर में अवेलेबल रखना है कि दुकान में खत्म हो जाए तब भी मेरे पास गोदाम में कुछ 10-15 पीस पड़े हों, और अपना जो सिस्टम है वो स्मूथली चलता रहे, डिमांड आती रहे, सप्लाई जाती रहे। समझिएगा बात को। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री जो है इसको मैनेज करना। जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है हमारे पास, इसको मैनेज कैसे किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि हमारे पास कितना प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो एक दुकानदार का एग्जांपल था। दुकानदार का मतलब होता है सेलर। सेलर बोले जो खरीद के बेचता है, ऐसे ही होता है होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को जो माल मिलता है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मिल जाता है और उसके बाद वो देता है सेलर को, सेलर देता है कस्टमर को। तो चलिएगा। सिमिलरली होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से बड़ा होता है मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर। जो मैगी बनाया नेस्ले कंपनी, किसी की भी बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो। अगर इनकी बात करूंगा तो इनका कंज्यूमर सेलर है। दुकानदार फोन करेगा होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, अरे भैया क्या कर रहे हो यार, मैगी पहुंचाओ, 100 पैकेट भेज दो, 200 पैकेट भेज दो। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है मैन्युफैक्चरर को फोन करेगा, अरे यार नेस्ले कंपनी क्या हो रही है यार, क्या कर रहे हैं आप लोग, भेजिए मेरे पास 1 लाख पीस भेजिए, 2 लाख पीस भेजिए। दुकानदार हल्ला कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड आ रही है। सेलर और दुकानदार, इसके पास कौन हल्ला करेगा? कंज्यूमर, भैया मैगी चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? पूरी की पूरी चेन है। इस पूरी चेन में चाहे मैन्युफैक्चरर हो जो कि मैगी प्रोड्यूस करता है और फिर आगे बढ़ा देता है, या चाहे सेलर हो जो मैगी किसी से परचेज करता है और फिर कंज्यूमर को दे देता है, हर किसी को किसी ना किसी लेवल पे स्टॉक या इन्वेंट्री मेंटेन करना ही पड़ता है। मैन्युफैक्चरर अगर सही मात्रा में रॉ मटेरियल यूज करके मैगी को प्रोड्यूस करके अपने गोदाम में भर के नहीं रखेगा तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट में कभी भी डिमांड जो है एकदम से ज्यादा आ जाए और वो उतना मैन्युफैक्चरिंग ना कर पाए। उस समय गोडाउन में रखा हुआ माल जो एक्स्ट्रा स्टॉक है वही उस सिस्टम को स्मूथली चला पाएगा। समझिएगा बात। तो कुल मिला के मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि अगर एक छोटा से छोटा दुकानदार है, चाहे बड़ी से बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नेस्ले जैसी, हर किसी को इन्वेंट्री को मैनेज करना जरूरी है। प्रोडक्ट कितना मार्केट में बिक रहा है, किस महीने कितनी सेल्स है। अरे आपको बहुत इजीली पता होता है कि धनतेरस के महीने में सोना ज्यादा बिकता है, हमको पता होता है कि दिवाली के आसपास कपड़े ज्यादा बिकते हैं, हमको पता होता है कि
लोग जो है वो इंतजार करते हैं नवरात्रि का, दिवाली का और इस महीने का, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदें, कार खरीदें। तो इन महीनों में इन प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होती है। अगर कोई पक्का बिजनेसमैन है तो वो बड़े आसानी से अपने बिजनेस में ध्यान लगा के समझ सकता है कि उसके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, कब ज्यादा है, कब कम है, और उस हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल को ऑप्टिमाइज कर सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. बोर हो गए क्या? नहीं सर। चलिए No, sir. सुनो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो देखो, पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे उन्हें हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री मॉडल। कुल मिला के इस चैप्टर में इन्वेंट्री मॉडल्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। चिंता मत करिएगा, मैं आपको हर चीज लिखाऊंगा, ठीक है। इन्वेंट्री मॉडल को पहले कहा गया है डिटरमिनिस्टिक और दूसरा बोला गया है प्रोबेबिलिस्टिक। क्या होता है जरा एक बार समझ लेते हैं। जैसे देखो, दूध है। अब दूध जो प्रोडक्ट है, मिल्क, इसका कंजम्पशन जो है ये डेली हो रहा है। लोग डेली दूध परचेज कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 दिन में मैक्सिमम दूध जो है डेली कंजम्पशन में प्रोडक्ट में है। मैगी जो है लोग मंथली वीकली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि आप जो है, आप लोग कौन से हैं? ग्वालियर में हैं, एमपी में वो आती है क्या, शिवानी चलती है क्या एग्जाम से पहले? हमारे में नहीं चलती। जीपीवी में चलती है सर। चलती होगी, एक जमाने में चलती थी सर, एक जमाने में। हाँ, MITS कोई गाइड वाइड तो आती होगी। तो देखो क्या होता है, जैसे चलो टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। जैसे मान लो कि थर्मोडायनेमिक्स बाय पीके नाग की टेक्स्ट बुक है। अब आप जाके किसी ना लोकल बुक स्टोर में पता करना, उससे पूछना कि भैया पीके नाग रखे हो क्या, रैंडमली किसी भी टाइम पे। हो सकता है ना वो आपको उस समय पीके नाग ना दे पाए, लेकिन ना जैसे ही ना वो एडमिशन का पीरियड जो नहीं होता कॉलेज में, फर्स्ट ईयर वाले जब नया नया एडमिशन लेते हैं और सर उनको बोलता है कि यार ये पीके नाग ले लीजिए, ये एकदम जो है ग्रंथ है आपके लिए, मैकेनिकल वालों के लिए पीके नाग हल्ला होता है। सब बच्चे नए नए जोश में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किताब चाहिए, ये वो पहुंच जाते हैं पीके नाग खरीदने के लिए। और आप देखना, जो दुकानदार होता है ना, उसको पता होता है कि फर्स्ट ईयर में जैसे एडमिशन होगा पीके नाग बिकेगा, वो क्या करता है, पीके नाग को उस महीने के आसपास मंगा के रख लेता है। कहने का मतलब है कि एक प्रोडक्ट है मैगी, जो लगभग रोज बिक रहा है, दूध रोज बिक रहा है, बटर रोज बिक रहा है, ब्रेड रोज बिक रहा है, लेकिन पीके नाग की किताब जो है वो रोज नहीं बिकेगी। पीके नाग की किताब के बिकने का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एक साइकिल होगा। हो सकता है किसी तारीख को पीके नाग की किताब बहुत ज्यादा बिक जाए। आपको पता चलेगा कि बैकलॉग का पेपर है थर्मो का, या फर्स्ट ईयर का थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम का पेपर है, उसके 7-8 दिन, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले पीके नाग का सेल्स एकदम हाइक चला गया। या हम लोग वो खरीदते ना स्टीम टेबल जो है, साल भर का स्टीम टेबल का मुंह नहीं देखे, एग्जाम की डेट आ गई तो पता चला कल पेपर है, आज स्टीम टेबल खोज रहे हैं, रात को कहाँ जाके मिलेगी। अचानक से मार्केट में स्टीम टेबल का डिमांड बढ़ गया, ठीक है ना। तो अगर पक्का दुकानदार है, पक्का बिजनेसमैन है, तो उन लोगों को ये चीजें पता होती है। तो जो प्रोडक्ट जो है बहुत ही इजीली बिक रहे हैं, रोज बिक रहा है, दूध रोज बिक रहा है, ब्रेड रोज बिक रहा है, मैगी रोज बिक रहा है, इन प्रोडक्ट का आप जो मार्केट में आने वाला डिमांड है, आज आपने अगर 10 लीटर दूध बेचा, आपको पता है कल भी लगभग 10 लीटर दूध बेच दोगे। और ये 10 लीटर के बेसिस पे आप ये चीजें डिटरमाइन कर पाओगे कि कितनी गाय रखें, कहां से दूध मंगाएं, कितना पैकेट दूध मंगाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट के लिए जो मॉडल है उसको कहते हैं डिटरमिनिस्टिक मॉडल, जहां पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन, अगर प्रोडक्ट पीके नाग की किताब है जिसका सेल्स के बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते, कितनी मंगा के रखनी चाहिए, कल कितना बिकेगा, अरे हो सकता है कल थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम हो, आज पीके नाग धड़ाक से बिक जाए। हो सकता है कि एग्जाम का कोई माहौल नहीं है, पीके नाग आप मंगा के रख दिए हैं, एक भी नहीं बिक रही है। ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो मॉडल है उसको अपन कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक चीज नोट कराऊंगा, घबराइएगा मत, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री मॉडल दो टाइप के हैं, डिटरमिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक के अंदर में हम लोगों को 4 मॉडल पढ़ने हैं। डिटरमिनिस्टिक मॉडल 3 मेन टॉपिक है, ठीक है। मेन टॉपिक जो है वो डिटरमिनिस्टिक मॉडल है,
इस चैप्टर का इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री मॉडल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का 80% कवरेज ये 4 मॉडल पे होगा। ठीक है, अब ये 4 मॉडल में भी जो 2 मॉडल हैं वो अपने सेलर के लिए हैं। सेलर मतलब वो होता है जो खरीद के बेचता है। अब होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी सेलर में ही आते हैं, क्योंकि ये भी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं। तो जो 4 मॉडल में 2 मॉडल है ये सेलर के लिए है, और बचे 2 जो मॉडल हैं ये आपके मैन्युफैक्चरर के लिए। तो हम लोगों ने सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक, और दूसरा जो हम लोगों ने विभाजन किया है वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेलर एंड मैन्युफैक्चरर। सेलर के 2 मॉडल पढ़ने हैं, मैन्युफैक्चरर के 2 मॉडल पढ़ने हैं। देखना है कि ये मॉडल कैसे वर्क करते हैं, इनके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन बनाने। ठीक है, तो चलिए अपने कॉपीज खोलिए और लिखना स्टार्ट करिए जल्दी से। राइट डाउन। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भैया अभी। राइट डाउन। इन्वेंट्री मैनेजमेंट plays an important role. Inventory management plays an important role in the operation of a company. Inventory management plays an important role in the operation of a company. Full stop. The objective of inventory control, Sir, plays an important role. Plays an important role in the operation of a company. Full stop. The objective of inventory control, is to ensure smooth flow of products, without any interruption. Smooth flow of products without any interruption. हेडिंग दीजिएगा, उसी के नीचे हेडिंग डालेंगे जनरल टर्म्स इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जनरल टर्म्स इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जनरल टर्म इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पहला लिखेंगे डिमांड। सबसे पहला नंबर 1 डिमांड। डिमांड, राइट डाउन। कस्टमर्स डिमांड, कॉमा, साइज ऑफ डिमांड, कॉमा, रेट ऑफ डिमांड, and pattern of demand, plays a important role
plays an important role in inventory management, plays an important role in inventory management. सर एक बार डिमांड डिमांड के बाद दूसरे नंबर पे लिखिए कस्टमर्स डिमांड कॉमा साइज ऑफ डिमांड कॉमा रेट ऑफ डिमांड and pattern of demand plays an important role in inventory management. दूसरा लिखिएगा सेकंड लॉट साइज LOT लॉट साइज डिमांड के बाद दूसरे नंबर पे लिखिएगा लॉट साइज राइट डाउन इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड it is the number of units ordered it is the number of units ordered in one lot it is the number of units ordered in one lot लिख लीजिए एक एक करके समझेंगे सबको ठीक है तीसरे नंबर पे लिखिएगा लॉट साइज के बाद थर्ड नंबर पे ऑर्डर साइकिल सर लॉट मतलब सब समझाऊंगा अभी बस लिख लो ठीक है ऑर्डर साइकिल एक एक करके हम लोग सारा समझेंगे पहले लिख लीजिए ऑर्डर साइकिल लिखेंगे उसी के अंदर इट इज द ड्यूरेशन it is the duration between placements of two orders it is the duration between placement of two orders चौथा लिखिएगा लीड टाइम LEAD लीड टाइम LEAD लिखिए उसके अंदर it is the time between placing an order PLACING it is the time between placing an order and receiving it into the inventory it is the time between placing an order and receiving it into the inventory कितना हो गया 4 की 5 सर 4 पांचवा लिखेंगे फिफ्थ स्टॉक रिप्लेनिशमेंट STOCK स्टॉक रिप्लेनिशमेंट REPLENISHMENT स्टॉक रिप्लेनिशमेंट लिखिए it is the rate at which items are added to the inventory it is the rate at which items are added to the inventory full stop it can be instantaneous it can be instantaneous or uniform
it can be instantaneous or uniform. नेक्स्ट लिखिएगा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कितना हो गया यार, 6 की 7? सब 5 हो गया, छठवा और लिखिए। 6 चलेगा। छठवा लिखिएगा रीऑर्डर लेवल। इट इज द इन्वेंट्री लेवल, it is the inventory level at which order is placed. It is the inventory level at which order is placed. नेक्स्ट लिखना बफर स्टॉक। BUFFER, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में लिखना इट इज द मिनिमम स्टॉक लेवल, it is the minimum stock level that a company maintains. It is the minimum stock level that a company maintains. और लास्ट लिखिएगा 8 नंबर पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखेंगे EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। लिखेंगे it is that ordered quantity, it is that ordered quantity it is that ordered quantity that minimizes the total variable cost, that minimizes the total variable cost, that minimizes the total variable cost for a duration of 1 year, for a duration of 1 year. चलिए एक एक करके इन टॉपिक को समझते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बोर्ड पे सॉरी कॉपी पे जो आपको नोट कराए हैं। देखिए ये जो टर्म्स है ना, इनको एकदम ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे या क्वेश्चंस बनाएंगे वहां पर इन टर्म्स का बार बार इस्तेमाल होगा। जो हेडिंग लगाई है जनरल टर्म्स इन इन्वेंट्री कंट्रोल, इसका मतलब ही है कि ये जनरली ये टर्म्स जो हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की प्रक्रिया में इस्तेमाल में आते रहते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कि एक ग्रोसरी स्टोर है, एक किराना दुकान है, किराना स्टोर, ठीक है। अब इस किराना स्टोर में बहुत सारा सामान मिलता है, हम लोग एक प्रोडक्ट का इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब किराना स्टोर में हम लोगों ने क्या किया कि मैगी का इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखना चाहा कि भैया मैगी जो है इसको स्टडी करते हैं। मैं ग्राफ कर लेता हूं, यहां पर मैं क्वांटिटी प्लॉट करूंगा, कितना प्रोडक्ट है, कितना मैगी है, और यहाँ पे टाइम चलेगा, देखते चलिएगा। तो भैया दुकानदार ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने क्या देखा कि यार एक महीने में
उसने अपना खाता खोल खोल के देखा तो देखा कि यार जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई देखा उसने, तो पाया कि ऑन एन एवरेज मैं हर महीने 90 पैकेट मैगी जो है वो बेच देता हूँ। 90 पैकेट 90 पैकेट मैगी जो है वो कंज्यूम हो रही है। उसने देखा कि मैं हर बार जो है 30-30 पैकेट मैगी मंगा लेता हूं, लेकिन एक महीने में मेरे को लगभग 3 बार ऑर्डर करना पड़ रहा है और एक महीने में 90 पैकेट मैगी खत्म हो जा रही है। ये जो एक महीने में 90 पैकेट मैगी का कंजम्पशन है, इसे हम लोग कहते हैं डिमांड। ये मार्केट में पैदा होने वाली डिमांड है। तो अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इस पर्टिकुलर दुकानदार के लिए बात करूं तो इसने अपने ऑब्जर्वेशन से पाया कि 90 पैकेट मैगी एक महीने की डिमांड है। इस बात से इसको ये समझ में आ गया कि भैया मेरे को 90 पैकेट मैगी तो अपनी दुकान पे मंगा के रख लेनी चाहिए, ताकि बार बार मंगाने का झंझट खत्म हो जाए। बार बार टेम्पो वाले से जो मंगाता हूँ उसको भाड़ा देता हूँ, वो झंझट मेरा दूर हो जाए। एक ही बार में फोन करो 90 पैकेट मंगा के रख लो, क्योंकि महीने में 90 तो बिकी जा रहा है। और मैगी का कौन सा जो है और जो क्या बोलते हैं उसको यार, एक्सपायरी डेट 1 महीने का है, वो तो 4-5 महीना चल जाती है। सुनिए, तो इसने क्या किया कि मान लो कि महीने की पहली तारीख को जब टाइम स्टार्ट हुआ, महीने का पहला तारीख, इसने 90 पैकेट मैगी मंगा के रख लिया। अब क्या होगा कि मान लो 90 पैकेट मैगी मंगा के रख लिया, तो किसी दिन जो है 2 बिक जाएगा, किसी दिन 3 बिक जाएगा, किसी दिन 5 बिक जाएगा, किसी दिन 10 बिक जाएगा, किसी दिन 1 भी नहीं बिकेगा। और इस तरीके से मैगी जो है वो 90 पैकेट जो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी मात्रा में बिकती रहेगी। किसी दिन बहुत ज्यादा बिक जाएगी, किसी दिन बहुत कम बिकेगी, किसी दिन बिल्कुल नहीं बिकेगी। लेकिन हाँ, ये मालूम है अपने को कि लगभग 1 महीने के अंदर में 90 पैकेट मैगी जो है वो कंज्यूम हो जाती है। तो हालांकि मैं यहां पे आपसे कह रहा हूं कि मैगी का जो डिमांड है वो अलग अलग हो सकता है। महीने के पहले हफ्ते में ज्यादा बिक सकती है, हो सकता है कि महीने के आखिरी हफ्ते में ज्यादा बिके। बट हम लोग अपने इन्वेंट्री मॉडल्स को आसान तरीके से समझने के लिए, अपने कैलकुलेशंस को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ये मान के चल लेंगे कि अगर मैं कहता हूं कि 90 पैकेट मैगी 90 पैकेट पर मंथ का डिमांड है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 3 पैकेट पर डे का एक एवरेज डिमांड मैं अज्यूम कर लूंगा। जो डिमांड है उसको मैंने यहां पे क्या कर दिया कि एक कांस्टेंट टर्म ले लिया। जरूरी नहीं है कि हर दिन 3 पैकेट मैगी बिकेगी, किसी दिन 6 बिक सकती है, किसी दिन हो सकता है 1 भी ना बिके, लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने मान लिया कि हर दिन 3 पैकेट मैगी बिक रही है। अब अगर इसी तरीके से मैं देखूंगा तो 90 पैकेट मैगी मंगाया हूं, हर दिन 3 पैकेट बिक रहा है, तो हर दिन 3 पैकेट बिकता चला जाएगा। और मैं ये देखूंगा कि ठीक 1 महीने के बाद 30 डेज के बाद मेरे दुकान में कितना पैकेट मैगी बचेगा। जल्दी से बोलो यार। 0 वेरी गुड। महीने की पहली तारीख को 90 था, आखिरी तारीख को 0 हो गया। मैंने आपको बता दिया कि ये जो 90 पैकेट है इसी को अपन कह रहे हैं डिमांड। ये जो 3 पर डे है इसी को हम लोग कह रहे हैं डिमांड। डिमांड को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। 90 पर मंथ, 3 पर डे। कोई बोलेगा 1 साल की डिमांड का, तो भाई तो 1 महीने की 90 तो 12 × 90 करके 1080 पैकेट मैगी 1 साल का रिक्वायरमेंट है। ये एक जनरल एक्सेप्टेंस है, ठीक है। डिमांड के बाद मैंने आप लोगों को अगला टर्म लिखाया है लॉट साइज। सुनते चलिएगा। लॉट साइज का मतलब क्या होता है कि एक लॉट में जब मैंने ऑर्डर किया तो जितनी क्वांटिटी मैंने मंगाई उसको बोलते हैं मेरा लॉट साइज। समझते चलिएगा। महीने की पहली तारीख को 90, आखिरी तारीख को 0। मैंने फिर से ऑर्डर किया, अगले महीने की पहली तारीख को फिर से मेरे पास 90 पैकेट मैगी आ गई। फिर ये पैकेट 3 पर डे कंज्यूम हुआ और अगले महीने की फिर से पहली तारीख को मैंने 90 पैकेट मंगा लिया। कहने का मतलब है मैं जब ऑर्डर कर रहा हूं, जब
जब ऑर्डर कर रहा हूं मैं कितना पैकेट मैगी ऑर्डर कर रहा हूं? 90। जब ऑर्डर कर रहा हूं मैं 90 पैकेट मैगी ऑर्डर कर रहा हूं। 90 कहलाता है लॉट साइज। ठीक है, शुद्ध चलिएगा। लॉट साइज के बाद मैंने आपको अगला लिखाया है ऑर्डर साइकिल। ऑर्डर साइकिल का मतलब होता है दो ऑर्डर के बीच का समय। एक ऑर्डर यहां किया था, फिर एक ऑर्डर यहां किया, फिर एक ऑर्डर यहां किया। दो ऑर्डर के बीच का जो समय है कितना है मेरे भाई, बोलो यार? 30 days. 30 days is called as order cycle। अगर इस पर्टिकुलर दुकानदार की बात करूं तो 90 यूनिट इसका लॉट साइज है, 30 दिन इसका ऑर्डर साइकिल है। हर 30 दिन के बाद ये ऑर्डर प्लेस करता है और 3 पर डे इसका डिमांड है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको लिखाया है लीड टाइम। देखो लीड टाइम का क्या मतलब होता है। मैंने कहा यहां 90 था, यहां 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो मैंने फोन उठाया, मैंने होलसेलर को फोन किया कि भैया 90 पैकेट मैगी भेज दीजिए। क्या वो 90 पैकेट मैगी 1 सेकंड में मेरे पास प्रकट हो जाएगी क्या? नहीं सर। नहीं होगी। अरे भैया अगर आप किसी होलसेलर को फोन करके 90 पैकेट मैगी मंगाओगे तो वो पहले उसको पैकिंग कराएगा, इंस्पेक्शन करा के सही सही पीस मैगी के छांटेगा, कहीं कुछ फटा हुआ ना हो, कहीं किसी में कोई दिक्कत ना हो, डिफेक्टिव ना हो, और सही सही 90 पैकेट जो है बॉक्स में पेटी में पैक करा के टेप लगा के आपके नाम का बिल चिपका के एक टेम्पो वाले को या किसी एक टाटा एस वाले को पकड़ाएगा और बोलेगा ये पता ले यहाँ पे पहुंचा दे। लेकिन इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ समय जाएगा ना यार। वो जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग कहते हैं लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब होता है फोन पे ऑर्डर देने से लेकर और अपने पास ऑर्डर आने तक के बीच का समय। मान लीजिए पैकिंग करके, बिलिंग करके, ट्रांसपोर्ट करके आपकी दुकान तक पहुंचाने में टोटल 3 दिन का समय लगता है, 3 डेज। तो मेरे भाई लीड टाइम आपका हो गया 3 दिन, 3 डेज। अगर आप 0 पैकेट मैगी हो जाने के बाद जब दुकान में कंप्लीटली माल खत्म हो जाएगा तब ऑर्डर करोगे तो अगले 3 दिन तक 3 डेज तक आपके पास कोई माल नहीं रहेगा। सुनते चलो, बहुत खतरनाक स्थिति है। मैगी ऐसा प्रोडक्ट जो रोज बिक रहा है और अगले 3 दिन तक अगर मेरे पास माल नहीं रहेगा, 3 दिन के बाद मेरे को ये 90 पैकेट की डिलीवरी मिलेगी, तो मेरे भाई 3 दिन के बीच में अगर कोई कस्टमर आ गया तब तो उसको ठेंगा दिखाना पड़ेगा ना। नहीं समझ रहे हो यार? यस सर। यस समझ गए सर। सर। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि अगले महीने की पहली तारीख को 90 पैकेट मैगी मिल जाए तो मेरे को पिछले महीने की कौन सी तारीख को ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? 27 बात समझ गए ना? लीड टाइम का मतलब होता है वो समय जब आप फोन पे ऑर्डर प्लेस करते हैं और जब आपको डिलीवरी मिलती है। तो आप ये जरूर इंश्योर करेंगे कि हाँ 0 पे नहीं पहुंचना है, लीड टाइम को ध्यान में रखते हुए ही पहले ऑर्डर प्लेस कर देना है। लीड टाइम के बाद मैंने आपको अगला लिखाया है स्टॉक रिप्लेनिशमेंट। सुन लो मेरे भाई, स्टॉक रिप्लेनिशमेंट का क्या मतलब है? देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि 2 टाइप के मॉडल पढ़ेंगे, 2 सेलर के लिए, 2 मैन्युफैक्चरर के लिए। स्टॉक रिप्लेनिशमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो इस चीज को डिफरेंशिएट करेगा। स्टॉक रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है स्टॉक रिफिल। रिफिल क्या होता है भाई? रिफिल मतलब होता है कि आपके थाली में खाना खत्म हो गया, आपने बोला फिर से परोस दो, रिफिल कर दो। पेन के अंदर क्या बोलते हैं, रिफिल खत्म हो गई तो अपन कहते हैं यार इस पेन में इंक रिफिल कर दो, नई रिफिल डाल दो। तो मतलब क्या होता है कि अगर पुराना खत्म हो गया तो फिर से भर देने को अपन कहते हैं रिफिल। स्टॉक रिप्लेनिशमेंट का मतलब है स्टॉक रिफिल करना। अब देखो क्या होता है, जब आप किसी होलसेलर या सेलर की बात करते हो तो ये लोग वो हैं जो कहीं से माल परचेज करते हैं और फिर दोबारा सेल कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आपने महीने की 27 तारीख को फोन मार दिया कि भैया 90 पैकेट मैगी दे दीजिएगा, तो ये आदमी आपको 3 दिन के समय लेकर, लीड टाइम लेकर 90 पैकेट मैगी प्रोवाइड कर देगा। और होगा क्या
कि जिस दिन आपको ये 90 पैकेट मिलेगा, मान लो यहाँ पे कहीं ऑर्डर कर दिया आपने 27 दिन पे, और जिस दिन आपको ये 90 पैकेट मिलेगा आप तो मस्त पेटी फाड़ेंगे, एक एक पैकेट मैगी जाके अपनी दुकान के रैक में सजा देंगे। मतलब स्टॉक को रिसीव करने के बाद एक बार वो स्टॉक आपको मिल गया तो उस स्टॉक को रिसीव करके अपनी इन्वेंट्री में शो करने में आपको न के बराबर समय लगा। फिर से सुनिएगा, अगर मेरे को एक बार मैगी हाथ में आ गई तो पेटी खोल के दुकान के शेल्फ में सजाने में मेरे को न के बराबर समय लगा। मतलब ये 90 यूनिट जो है, देखो जैसे ही यहाँ माल रिसीव हुआ मैंने डंडा खींच दिया और इसका स्लोप इनफाइनाइट है मेरे भाई। 90 पैकेट मैगी तुरंत इंस्टेंटेनियसली एक झटके में मेरे दुकान में आ जा रही। लेकिन अगर मैं नेस्ले कंपनी होता, मैं इस मैगी का मैन्युफैक्चरर होता, तो मेरे भाई अगर मैं यहां पर आने के बाद बटन दबाता कि मैगी बनाओ, प्रोड्यूस करो, तो क्या एकदम से मेरे पास छटाक से 90 पैकेट मैगी आ जाता क्या? नो सर। अरे यार नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं मैन्युफैक्चरर होता तो मेरे पास एक झटके में इंस्टेंटेनियसली 90 पैकेट मैगी नहीं आता। मान लो कि मेरे फैक्ट्री में 1 मिनट में 1 पैकेट मैगी बन रही है, तो 90 पैकेट मैगी को बनाने के लिए मेरे को 90 मिनट का समय लगता। इस लाइन का जो स्लोप होता ये इनफाइनाइट नहीं होता, इंस्टेंटेनियस नहीं होता, ग्रेजुअली हौले हौले धीरे धीरे मैगी बनाता और 1.5 घंटा 90 मिनट में मेरे को 90 पैकेट मैगी प्रोड्यूस करना पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो हाँ यार। यस सर। यस सर। चलिए यस सर। तो स्टॉक रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है कि इन्वेंट्री में स्टॉक रिसीव करने से लेकर उसको इन्वेंट्री में डिस्प्ले करने तक के बीच का समय। एक सेलर होलसेलर के केस में स्टॉक रिप्लेनिशमेंट में बिल्कुल समय नहीं लगता, यानी कि स्टॉक रिप्लेनिशमेंट की जो स्पीड है, जो रेट है, वो इनफाइनाइट है, इंस्टेंट है। लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरर की बात करूंगा तो स्टॉक को रिप्लेनिश करने में समय लगेगा। उसके लिए रिप्लेनिशमेंट रेट इनफाइनाइट नहीं होगी, ग्रेजुअल होगी, फाइनाइट होगी, कांस्टेंट होगी कि हाँ भैया 1 दिन में इतना बनाऊंगा, 1 घंटे में इतना बनाऊंगा, तो मेरे को इतना सारा बनाने में इतना समय लगेगा, झटके में काम नहीं हो पाएगा। स्टॉक रिप्लेनिशमेंट के बाद अगला मैंने लिखाया आपको रीऑर्डर लेवल। सुनो 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 सुनो, रीऑर्डर लेवल। मेरे सवाल का जवाब दो। महीने की पहली तारीख को 90 पैकेट मैगी मंगाता हूं, महीने की पहली तारीख को 90 पैकेट मैगी मंगाता हूं, 6 दिन का मेरा लीड टाइम है, 6 दिन का मेरा लीड टाइम है। महीने की पहली तारीख को 90 पैकेट मैगी ऑर्डर करता हूं। अगर 6 दिन का मेरा लीड टाइम है तो मेरे इन्वेंट्री में कितना पैकेट मैगी बचा होगा जब मैं दोबारा ऑर्डर प्लेस करूंगा? 72। मैंने क्या बोला यार? 90 पैकेट मैगी मैं महीने की पहली तारीख को मंगाता हूं, 6 दिन का लीड टाइम है, मेरे इन्वेंट्री में कितना पैकेट मैगी बचा होगा जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा? 18 पैकेट बचा होगा। यस सर। 6 दिन के हिसाब से, 6 दिन के हिसाब से हर दिन 3 पैकेट का कंजम्पशन है। 18 पैकेट मैगी जब आपके दुकान में बची होगी तो आप क्या करोगे मेरे भाई? ऑर्डर प्लेस कर दोगे ताकि आपको 6 दिन के बाद यहाँ पे 90 पैकेट मिल जाए। लेकिन ये जो 18 पैकेट है, जिस 18 पैकेट इज कॉल्ड एज रीऑर्डर लेवल, वो इन्वेंट्री लेवल, वो नंबर ऑफ पैकेट अवेलेबल मैगी आपके दुकान में जब आप दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देते हो। बात समझ में आई क्या? यस सर। सभी को? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब टर्म्स कर लिए हैं। एक बचा बफर स्टॉक। सुनो सुनो सुनो, बफर स्टॉक तो आपको पता है ना, हम लोग स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, सोशल साइंस वगैरह में। देखो बफर स्टॉक का मतलब होता है कि मेरे भाई इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। जैसे जनरली क्या होता है कि आप देखना कि ना, पता नहीं आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं, पर मैंने ये देखा है कि जब कॉलेज में था मैं, और मेरे अकाउंट में जैसे ही ना 500 रुपया से कम बचता था, जैसे ही 500 पे आ गया मैं, मेरे पास 510 या 505 या 500 रुपए बचा है, मैं ना ये अज्यूम कर रहा था कि मेरा पैसे खत्म हो गए हैं, ये मेरा इमरजेंसी फंड है,
पता नहीं यार कुछ कल को क्या हो जाए, मेरे को कुछ जरूरत पड़ जाए या एकदम से कहीं चोट चपेट लग जाए या किसी को कोई जरूरत पड़ जाए, तो मेरे पास 500 रुपया तो पड़े रहना चाहिए, जीरो पे नहीं चलना है। ऐसा मैं कॉलेज में करता था, आज भी करता हूँ। हाँ सुनो सुनो, तो 500 रुपया मेरा इमरजेंसी फंड है, इसको छूना ही नहीं है। अगर 500 बचा है ना, तो मान लो कि जीरो बचा है, कुछ बचा ही नहीं है आपके पास। दैट इज द मीनिंग ऑफ बफर स्टॉक। तो दुकानदार क्या करता है कि वो ना हमेशा एक बफर स्टॉक मेंटेन करता है। मान लो एक दुकानदार ने बोल दिया कि 5 पैकेट मैगी मेरा बफर स्टॉक है, तो वो 5 पैकेट मैगी जैसे ही दुकान में बचेगी ना, वो उसके नीचे नहीं जाएगा, 5 को हमेशा जीरो काउंट करेगा, क्योंकि क्या पता क्या अनिश्चितता हो जाए। आपको पता है कि लीड टाइम जो है 6 दिन का है, 6 दिन लगता है पैकेजिंग करके डिलीवरी करके आपके दुकान पे पहुंचाने का। अचानक से जो है ट्रांसपोर्ट वालों की हड़ताल हो जाए, अचानक से जो है मार्केट में मैगी की डिमांड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए, अचानक से कोविड का लॉकडाउन लग जाए, तो यू नेवर नो कि कब आपको झटका लगेगा। समझ गए ना? आप तो सोच के चले हो कि 6 दिन में माल मिल जाएगा, पता चला माल 10 दिन में आ रहा है। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा 4 दिन है, वो 4 दिन पे दुकान चलाने के लिए आपके पास इमरजेंसी स्टॉक होना चाहिए, उसी को अपन कहते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक बेसिकली वो नंबर है, वो संख्या है जिसको हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा जीरो है। ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि महीने की पहली तारीख को 90 पैकेट मैगी मंगाता हूं, 6 दिन का लीड टाइम है और 10 पैकेट मैगी मेरा बफर स्टॉक है, 90 पैकेट मैगी महीने की पहली तारीख को मंगाता हूं, 6 दिन का लीड टाइम है, 10 दिन मेरा बफर स्टॉक है, तो मेरा रीऑर्डर लेवल क्या होगा मेरे भाई? 28। समझ गए ना? अरे बोलो ना यार। सर एक और बार बताओ सर। अगर 90 पैकेट मैगी मैं महीने की पहली तारीख को मंगाता हूँ, 6 दिन का मेरा लीड टाइम है और 10 पैकेट मैगी मेरा बफर स्टॉक है, 10 के नीचे तो जाना ही नहीं है, तो मेरा रीऑर्डर लेवल कितना होगा? 28। 28 होगा सर। समझ गया ना भैया? 18 पैकेट तो अगले 6 दिन का कंजम्पशन है, 10 का बफर रखना है, जब 28 बचा होगा तभी ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। अरे बोलो यार, नहीं समझे क्या? यस सर, आ गया। हर कोई समझ गया? किसी को कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। चलिए, एक रह गया एंड दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। ईओक्यू क्या होता है, इसको समझाने के लिए मेरे को आपको पहले ये समझाना पड़ेगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में किस प्रकार के खर्चे होते हैं, कॉस्ट जो हम लोग बेयर करते हैं। मैगी अगर अपने पास दुकान में रखनी है तो इसके लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, दुकान लेनी पड़ती है, बिजली कनेक्शन लेना पड़ता है, दुकान का किराया भरना पड़ता है, एक आध छोटू मुन्ना विनोद नाम का लड़का रखना पड़ता है जो दुकान में सफाई वफाई करेगा और मैगी को संभाल के रखेगा। सुनते चलिएगा, मैगी को होलसेलर से मंगाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट वाले को भाड़ा देना पड़ता है, दुनिया भर का खर्चा है। तो इसके पहले कि हम लोग ईओक्यू पढ़ सके, हम लोगों को ये खर्चे समझने पड़ेंगे। तो पहले कॉपी में नोट करके लिख लेते हैं, फिर समझा दूंगा फटाक से और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए जल्दी से, हेडिंग दीजिएगा इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट। इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट। वन मिनट सर। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट में परचेज और प्रोडक्शन कॉस्ट। सबसे पहला नंबर 1 लिखिए, परचेज स्लैश
प्रोडक्शन कॉस्ट ब्रैकेट में पीसी लिखेंगे। इट इज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इन्वेंट्री आइटम, इट इज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इन्वेंट्री आइटम, it is the cost of purchasing inventory item or producing it and it depends upon the quantity of purchase, and it depends upon the quantity of purchase. Mathematically नोट करेंगे, पीसी परचेज कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू CU इंटू Q, CU into Q, where CU equal cost of 1 unit, where CU equal cost of 1 unit and Q equal quantity. CU equal cost of 1 unit and Q equal quantity. Sir, it depends on the quantity of purchase. हाँ, it depends upon the quantity of purchase. ठीक है, PC is equal to CU into Q. CU का मतलब 1 यूनिट का कॉस्ट, लिख लो, मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है, बस नोट करते जाओ। परचेज कॉस्ट के बाद दूसरे नंबर पे लिखना, सेकेंड नंबर पे ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट, ऑर्डरिंग स्लैश सेटअप कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट या फिर सेटअप कॉस्ट, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ओसी से, कैपिटल ओ कैपिटल सी, ओसी लिखेंगे। इट इज द कॉस्ट एसोसिएटेड, it is the cost associated with bringing inventory items, it is the cost associated with bringing inventory items within the system, it is the cost associated with bringing inventory items within the system, full stop. It includes inspection cost, comma, transportation cost, etc. पैरा चेंज करके लिखेंगे, when inventory items required are produced internally, when inventory items required are produced internally, comma, then the cost associated in restarting the production system,
is known as setup cost, is known as setup cost, full stop. It includes maintenance cost, it includes maintenance cost, comma, scheduling cost, comma, preparation cost, किसी का माइक चालू है यार, बंद रखो, प्रिपरेशन कॉस्ट, एटसेट्रा, मैथमेटिकली नोट करेंगे, OC is equal to small n into C naught, OC is equal to small n into C naught, पूरा लिख लीजिए, एक साथ समझा दूंगा, बहुत इजी है, ठीक है। OC is equal to small n into C naught, where small n equal number of orders or setup, small n equal number of orders or setup, and C naught equal ordering cost per order, or setup cost per setup, ordering cost per order और सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, ब्रैकेट में लिख सकते हैं रुपीस पर ऑर्डर, रुपीस पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। तीसरा लिखेंगे, थर्ड, होल्डिंग स्लैश कैरिंग कॉस्ट, HC, होल्डिंग स्लैश कैरिंग कॉस्ट, write down, it is the cost associated with storing and keeping inventory item. It is the cost associated with storing and keeping inventory item within the system, full stop. It depends upon number one, quantity of the product. It depends upon number one, quantity of the product, second, duration for which product is stored, full stop. It includes storage cost, comma, handling cost,
हैंडलिंग कॉस्ट कॉमा सर रिपीट कर दीजिए एक बार। इट इंक्लूड्स स्टोरेज कॉस्ट कॉमा हेडिंग क्या थी सर? हेडिंग हेडिंग थी कैरिंग स्लैश होल्डिंग कॉस्ट। ऊपर देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है होल्डिंग। नहीं सर, उसके बाद सर पॉइंट लिखा रहते ना आप। मैं वो फिर रिपीट कर देता हूँ। इट इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टोरिंग एंड कीपिंग इन्वेंटरी आइटम्स विद इन द सिस्टम। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 quantity of the product stored, second duration for which the product is stored। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में लिखना है इट इंक्लूड स्टोरेज कॉस्ट कॉमा हैंडलिंग कॉस्ट कॉमा लॉक्ड अप कॉस्ट LOCKED लॉक्ड अप कॉस्ट कॉमा कैपिटल इंटरेस्ट एटसेट्रा। 1 मिनट होल्ड करिएगा ना। चलिए सभी ने लिख लिया जहां तक मैंने बोला था। इसी के आगे लिखेंगे मैथमेटिकली होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू CH मल्टीप्लाई बाई I एवरेज। होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू CH मल्टीप्लाई बाई I एवरेज। CH multiply by I average, where CH equal holding cost per unit time, holding cost per unit time, rupees per unit per time, and I average is the average inventory. I average is the average inventory. I average is the average inventory. चौथा और आखिरी लिखेंगे, फोर्थ एंड लास्ट, शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट, शॉर्टेज स्लैश स्टॉक आउट कॉस्ट, ब्रैकेट में SC, शॉर्टेज स्लैश स्टॉक आउट कॉस्ट। लिखिएगा, शॉर्टेज मीन्स एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री, शॉर्टेज मीन्स एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री, शॉर्टेज मीन्स एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री, and the loss associated with not serving the customer, and the loss associated with not serving the customer, full stop। मैंने आपको क्या लिखा है, 1 मिनट में रिपीट कर रहा हूं। शॉर्टेज सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री, full stop। The loss associated with not serving the customer
is known as shortage or stockout cost. The loss associated with not serving the customer is known as shortage or stockout cost, full stop. It includes potential profit delay loss. It includes potential profit delay loss, comma, fast transportation cost, comma, discount, etc. Discount, etc. Mathematically, थोड़ा ध्यान से नोट करेंगे, शॉर्टेज कॉस्ट इज इक्वल टू CS multiplied by IS average. Shortage cost is equal to CS multiplied by IS average. Where CS equal shortage cost per unit time, shortage cost per unit, बस लिखते चलिए, मैं आपको सब समझा दूंगा एक एक चीज. शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट टाइम, रुपीज पर यूनिट पर टाइम, एंड IS average equal average short inventory. IS average equal average short inventory. इसके जस्ट बाद एक हेडिंग लीजिएगा, टोटल कॉस्ट. It is the sum of all types of above mentioned cost. It is the sum of all types of above mentioned cost. It is the sum of all types of above mentioned cost. नोट कर लेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट. चलिए, सब मेरे को देख सुन पा रहे हैं? हाँ भाई, एक बार यस नो बोल दीजिएगा. यस सर. चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा. आज टाइम कम बचा है, मैं आपको जस्ट एक सिंपल वे में एक एग्जांपल के हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं. कल की क्लास में इसको एकदम अच्छे से समझेंगे एलैबोरेटली. ठीक है? सपोज करिए कि एक मैगी है, एक पैकेट मैगी है, उस पर 40 रुपए की एमआरपी है. 40 रुपए की एमआरपी है. एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस. कहने का मतलब है कोई दुकानदार आपको मैगी जो है 40 रुपए से ऊपर में लीगली नहीं बेच सकता.
अगर वो 40 रुपए से ऊपर बेच रहा है तो आप कंज्यूमर फोरम में केस कर सकते हैं और भैया उसकी दुकान ताला लग सकती है, ठीक है, लीगली नहीं बेच सकता। तो 40 रुपए एमआरपी है, सुनते चलिएगा। मान लीजिए आपकी वो दुकानदार है, अब आपको जो है वो मैगी जो है आपने परचेज किया है किसी एक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से। नेस्ले कंपनी ने मैगी के बहुत सारे बड़े बड़े होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे हैं जो करोड़ों रुपए की मैगी खरीदते हैं। आप तो छोटे कस्टमर हैं, हजारों में लाखों में खरीदते हैं, कुछ लोग हैं जो करोड़ों रुपए की मैगी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो भैया वो होलसेलर है, तो होलसेलर को क्या होता है, कंपनी डिस्काउंट दे देती है। कंपनी ने देखा कि 40 रुपए की एमआरपी है, तो कंपनी क्या करेगी कि होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो 20% का मार्जिन दे देगी, 40 रुपए में 20% छोड़ देगी, 8 रुपए का डिस्काउंट दे देगी। तो होलसेलर को जो है वो 32 रुपए में मैगी मिल जाएगी। सुनते चलिएगा, होलसेलर को 32 रुपए में मिल गई। होलसेलर ने क्या किया कि इस पे 2 रुपए का मुनाफा कमा के 34 रुपए में इसको सेल कर दिया, किसको, दुकानदार को। सुनते चलना, दुकानदार को 40 रुपए वाली पैकेट मैगी 34 रुपए में मिल गई। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको 34 रुपए में मैगी आपने खरीदी है होलसेलर से, 40 रुपए में बेच दी, तो आपका प्रॉफिट कितना? 6 रुपए। अगर आपने होलसेलर से 34 रुपए में मैगी खरीदी और 40 रुपए में कस्टमर को बेच दी, तो आपका प्रॉफिट कितना, बोलो यार? 6 रुपए। गलत जवाब, बस यही आपको गलत जवाब बस सर अभी बस आपको यही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह लगेगा वेरी सर। गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसी पे आ रहा हूं मैं। अगर 34 रुपए में होलसेलर ने आपको एक मैगी दी है, तो मेरे भैया 34 रुपया में अभी आपका सिर्फ प्रोक्योरमेंट परचेजिंग कॉस्ट आया है। आपने उस मैगी को 34 रुपए में खरीदा है। परचेजिंग कॉस्ट अगर 34 रुपए है और 34 रुपए के रेट पे अगर आपने 100 पैकेट मैगी खरीद लिया, तो आप होलसेलर को 3400 रुपए देंगे। होलसेलर आपको 3400 रुपए का बिल दे देगा और बोलेगा ले पकड़ 3400 रुपया दे। आपको 3400 रुपया देके 100 पैकेट मैगी मिल जाएगा, जहां पे एक पैकेट मैगी का परचेज कॉस्ट खरीदने का कॉस्ट 34 रुपया है। लेकिन मेरे भाई अभी ये मैगी जो आपने खरीदी है, इसको आप अभी अपने दुकान पर लेकर नहीं गए हैं। आपने देखा कि 100 पैकेट मैगी लिया है, आपने एक टेम्पो वाले से, टाटा एस वाले से बात किया कि बेटा ये दुकान तक मेरे पहुंचाना है। उसने बोला भैया 100 रुपया भाड़ा लूंगा, 100 रुपया भाड़ा लूंगा। तो देखो आपने खरीदी 100 पैकेट मैगी टोटल 3400 रुपए पे, अगर उस पे 100 रुपए का भाड़ा जुड़ गया तो टोटल आपका खर्चा हो गया 3500 रुपए। और अब 34 रुपए की मैगी कितने की पड़ रही है एक ठो, जल्दी से बोलो यार? 35 रुपए। इसके बाद अगर ये पैकेट 100 पैकेट मेरी दुकान पे चले गए, तो भाई जो दुकान खोली है, जो दुकान में मैंने लड़के बैठाए हैं, दुकान का किराया भर रहा हूँ, दुकान में बाई को पैसा दे रहा हूँ झाड़ू पोछा बर्तन का झाड़ू पोछा करने के लिए, दुकान का बिजली बिल भर रहा हूँ, ये सब खर्चा तो इसीलिए किया है ना ताकि वो एक फैसिलिटी दे सकूं जहां पे मैगी को स्टोर कर सकूं, होल्ड कर सकूं, कैरी कर सकूं। बोलो यार? यस सर। तो जब तक मैं उस पैकेट मैगी के पीछे का अपना एक्चुअल खर्चा नहीं निकालूंगा, 34 रुपए में तो मैंने मैगी खरीदी है, लेकिन उस पे मैंने भाड़ा भी दिया है ट्रांसपोर्ट वाले को, अपने दुकान का किराया भी भरा है, बिजली बिल भी दिया है, स्टाफ को सैलरी भी दी है, ताकि वो पैकेट मैगी मैं बेच के मुनाफा कमा सकूं। जब तक ये सारे खर्चे को जोड़ के एक पैकेट मैगी के पीछे की अपनी एक्चुअल कॉस्टिंग, एक्चुअल खर्चा नहीं निकालूंगा, तब तक मैं अपना एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट, अरे यार समझ नहीं आ रहा है, नहीं कर पाऊंगा। सभी को क्लियर है? बोलो हाँ ना, जल्दी से बोलो यार। क्लियर है सर। सुनो 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 सुनो, हम लोगों को कल की क्लास में यही पढ़ना रहेगा कि ये जो छोटे छोटे कॉस्ट अभी मैंने बोले, मैगी को होल्ड करने का कॉस्ट, मैगी को ट्रांसपोर्ट से मंगाने का कॉस्ट, समझ रहे हो ना? तो ऐसे 4 टाइप के कॉस्ट हैं जो हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, ताकि हम लोग अपना टोटल खर्चा निकाल पाए और उसके बेसिस पे अपने प्रॉफिट का एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाए। और ये समझने के बाद हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ।
जब तक कॉस्टिंग एनालिसिस समझ में नहीं आएगी, ईओक्यू समझ में नहीं आएगा। तो पहले कल की क्लास की स्टार्टिंग में फोकस करेंगे कॉस्टिंग पे, फिर करेंगे ईओक्यू पे, तब पढ़ेंगे इन्वेंट्री मॉडल नंबर 1 और बनाएंगे उसके ऊपर क्वेश्चन। समझ गए ना? तो एक यूनिट जब तक नहीं हो जाता बिल्कुल मत पूछेगा सर कहाँ से क्वेश्चन बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आपको सब चीज एकदम टाइमली प्रोवाइड करते हुए लेते हुए चलूंगा। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है तो पहले तो अभी पूछ लो। अगर अभी नहीं पूछ रहे हो कुछ की वजह से तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9630520016। मेरा नाम मनीष मिश्रा। व्हाट्सएप पे यार मैं अवेलेबल हूँ इस नंबर से, इसको सेव कर लो। किसी भी क्लास का कोई भी डाउट होता है तो क्लास में पूछ लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं पूछ पाते हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लो, थोड़ा बहुत सोच साच के। लेकिन मेरे भाई कल की क्लास में आने से पहले आज जितना कराया है हार्डली 15-20 मिनट लगेगा पढ़ने में, 15-20 मिनट लगेगा, ठीक है ना। आज जितना हुआ है कल की क्लास में आने से पहले ये 20-25 मिनट का जो कंटेंट है इसको अच्छे से एक बार पलट के देख लेना, कहीं पे कोई डाउट है क्या, कुछ है क्या। और कल की क्लास में बैठने से पहले आज के कंटेंट से पूरा का पूरा थॉरो रहना। समझ गए ना? क्लास एक एक करके बिल्टअप होगी, तब जाके आपसे न्यूमेरिकल्स एकदम खटाखट बनेंगे। समझ गए? आज की क्लास में थोड़ा थ्योरेटिकल कंटेंट था, लिखाना पड़ा, समझाना पड़ा, लेकिन कल से एनालिटिकल पार्ट में एंटर कर जाएंगे। मैं आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि इससे आगे जो पढ़ाऊंगा उसको ब्रेक नहीं कर सकता, समय लगेगा प्रॉपरली बताने में। आधा आज आधा कल बताऊंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो टाइम कितना हो रहा है? 6:50 हो रहा है। 10 मिनट पहले आपकी क्लास छोड़ रहा हूँ। कल की क्लास एग्जैक्ट 5 बजे चालू करूंगा और 10 मिनट एक्स्ट्रा 7:10 लेके छोड़ूंगा। समझ गए ना? किसी को कोई भी दिक्कत जल्दी से बोलो यार। नो सर। नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।